तो अब तुम्हें जानना है कि उपभोक्ता का जो संतुलन होता है दो वस्तुओं की स्थिति में कैसे होता है, दो या दो से ज़्यादा जो वस्तुओं की स्थिति में वो कैसे होता है। ठीक है, इससे पहले पढ़ा था कि एक वस्तु की स्थिति में कब व्यक्ति संतुलन में रहता है, तो हमने पढ़ा था कि जब तक आपके पैसे जितने खर्च हो रहे हैं उतनी संतुष्टि अगर मिलती रहे तो पैसे खर्च करते रहना, अगर लगे कि जितना खर्च कर रहे हो उतना भी नहीं मिल रहा तो पैसे खर्च मत करना। अब क्या है, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब उपभोक्ता अपनी निश्चित आय, मतलब उसकी आय एकदम फिक्स है ना, कम ना ज़्यादा, से x और y वस्तु खरीद रहा है। ऐसी स्थिति में वह अपना संतुलन कैसे प्राप्त करेगा। एक वस्तु मान लीजिए वस्तु x की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब ये सिचुएशन इक्वल हो। इसका क्या मतलब है, इसको हम एक तरीके से और लिखेंगे। अभी ये होता है, हमने पिछले इसमें जब हमने एक वस्तु के हिसाब से पढ़ा था कि अगर आप एक वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमेशा संतुष्टि को किस में तोलते हैं, मनी के फेस में तोलते हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पढ़ाई जाती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उस प्रकार से आप अपनी संतुष्टि को मेज़र करते हैं। कहते हैं ना फुल पैसा वसूल। आज पिक्चर रिलीज़ हो रही है, सही है, तो आज लोग आगे पिक्चर देख के आएंगे और पिक्चर देखने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा, फुल पैसा वसूल। कोई कहेगा भाई मज़ा आ गया, टिकट और महंगा कर दो। कोई कहेगा भाई यार क्या है ये, सही है, सारी चीज़ें ये। तो ये वो सिचुएशन है। देखो कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को उसकी कीमत से डिवाइड करो। अगर हम ये मान के चलें जो हमने पहले भी करा था कि अगर MUM हमारा 1 है, मतलब जितना हम अपनी संतुष्टि को 1 रुपये के हिसाब से नापते हैं, तो उस केस में हमारा यही MUX किसके इक्वल होगा, PX के। यानी कि जितने रुपए आप खर्च कर रहे हैं उतनी ही संतुष्टि अगर आपको मिलती है या उससे ज़्यादा संतुष्टि आपको मिलती है तो वस्तु का उपभोग करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ठीक है, ये हो गया वस्तु x के हिसाब से। सिमिलरली वस्तु y का भी सेम ही यही होगा, सेम वस्तु y का भी होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी MUM इसके इक्वल है और यहाँ पे भी MUM इसके इक्वल है। तो अगर दोनों समीकरण को एक साथ लाया जाए तो ये समझ के आएगा कि वस्तु x से मिलने वाली संतुष्टि डिवाइडेड बाय उसकी कीमत, वस्तु y से मिलने वाली संतुष्टि डिवाइडेड बाय उसकी कीमत किसके इक्वल होना चाहिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल अगर होता है। जितना पैसा आपने खर्च करा है दोनों वस्तुओं पे, अब दोनों वस्तुएं से सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं, तो आप कह सकते हो कि यस हम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब जो एग्जाम्पल हमने लिया था उस एग्जाम्पल को हम दोबारा रिकॉल करेंगे। इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने एग्जाम्पल बस इसी बात को समझाने के लिए दे रखा और कुछ नहीं दे रखा कि आप MUX को 20 ले लो, PX को 4 ले लो, MUY को 25 ले लो, PY को 5 ले लो। यार 20 में से 20 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस तो देने से रहा। ठीक है, फिर उन्होंने इसी वाली बात को यहाँ दर्शा रखा, सिंपल ये कह रहा है ना कि n वस्तुओं का संतुलन समीकरण। चलो यहाँ तो वस्तु x और y थी इसलिए खाली ये ले लिया, सही है। हो सकता है वस्तु x भी हो, y भी हो, z भी हो, एक से ज़्यादा वस्तु भी हो सकती हैं और उनके हिसाब से हमें अपना संतुलन प्राप्त करना पड़ सकता है, सही है। अब आते हैं इसका सरल सारणीयन उदाहरण के तौर पर। वस्तु x तथा वस्तु y को ध्यान में रखते हुए अब हम उपभोक्ता संतुलन का एक सरल सारणीयन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तालिका 5 इस मान्यता पर आधारित है। और देखो उन्होंने क्या बोला कि वस्तु की कीमत दोनों की, चाहे x हो चाहे y हो, कितने रुपए की है, 1 रुपये, 1 है वो। इस मान्यता के आधार पर संतुलन हमें ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार परिवर्तन होता है। अगर देखो वस्तु x 1 रुपये की है, वस्तु y 1 रुपये की है, तो ये दोनों वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होनी चाहिए। वो कहता है ध्यान दीजिए MUX अब वस्तु x की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। जब x की अन्य इकाई खरीदी जाती है या जब 1 और रुपया x पर खर्च किया जाता है, तो इसी प्रकार MUY वस्तु y की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। मतलब आप जब इस पे खर्च करोगे तो उससे उपयोगिता मिलेगी सीमांत उपयोगिता, y पे खर्च करोगे तो y से सीमांत उपयोगिता मिलेगी। ठीक है, अब देखो उसका एग्जाम्पल उसने दे रखा है। एग्जाम्पल पे बात करेंगे, एग्जाम्पल को डायग्राम पे बनाने की कोशिश भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वस्तु ये इकाइयाँ हैं,
ध्यान से सुनना। अब तुम खुद बताना, वो सबसे उसकी जेब में ना 5 रुपये, मान के चलो उसकी जेब में कितने रुपए हैं? 5 रुपये हैं, ₹5 है उसकी जेब में, ये है उसकी इनकम। अब तुम लोग बताओ सबसे पहला 1 रुपया कहाँ खर्च करेगा? वस्तु एक्स पे खर्च करेगा या वस्तु वाई पे? वस्तु एक्स पे। सर आपके हिसाब से एक्स पे करेगा तो क्यों करेगा, वाई पे करेगा तो क्यों करेगा? सबसे पहला 1 रुपया वो वस्तु वाई पे खर्च करेगा। चेक करो क्यों। सबसे ज्यादा संतुष्टि चाहे इनमें देख लो चाहे इनमें देख लो, वस्तु वाई के पहले यूनिट से मिल रही है। 30 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है भाई। 1 रुपया खर्च करके 30 यूटिल्स का संतुष्टि मिल रही है, और क्या चाहिए? 1 रुपया यहाँ खर्च कर दिया, मतलब वस्तु वाई की 1 यूनिट बिक गई। दूसरा रुपया किस पे खर्च करेगा? वाई पे ही करेगा। तो पहला यहाँ खर्च करा, दूसरा यहाँ खर्च करा, तीसरा किस पे खर्च करेगा? एक्स पे। वो तीसरा रुपया यहाँ खर्च करेगा, चौथा कहाँ खर्च करेगा? एक्स पे। और पांचवा क्या करेगा? एक्स पे। तो इस प्रकार तो वो अपने 5 रुपये क्या करेगा? खर्च करेगा। सही है। लेकिन अगर उसकी जेब में इससे ज़्यादा रुपए हो, हमने 5 की जगह हमने कहा उसकी जेब में अब 7 रुपये, ये 5 रुपये के हिसाब से खर्च कर दिया, हम रुपये खर्च करवाने कितने? 7। 5 रुपये यहाँ खर्च होगा, छठा किस पे खर्च करेगा? चाहे तो यहाँ करवा दो चाहे यहाँ करवा दो। तो छठा रुपया उसने यहाँ खर्च कर दिया और 7वां रुपया उसने यहाँ खर्च कर दिया। और हमें अभी बताया गया था ये वाली बात कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि बराबर होनी चाहिए, तो ही वस्तु दो उपभोक्ता की कंडीशन में संतुष्ट, दो वस्तुओं की स्थिति में संतुष्ट होगा। अब ध्यान से देखो, उसको वस्तु एक्स से भी 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है और वस्तु वाई से भी 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है। तो वो वस्तु एक्स पे 4 रुपये खर्च करेगा और वस्तु वाई पे वो 3 रुपये खर्च करेगा। और उसकी वस्तु एक्स की 3 यूटिल्स कितने रुपए की? 3 रुपये की। वस्तु वाई की 3 यूनिट 3 रुपये की, वस्तु एक्स की 4 यूनिट 4 रुपये की। भाई दोनों बराबर है ना, ये जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक उसको संतुलन की स्थिति नहीं मिलेगी। ये रहा ना यहाँ पे, वस्तु एक्स से मिलने वाली संतुष्टि वस्तु वाई के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो संतुष्ट नहीं हो रहा। वो 7 रुपये खर्च करेगा ऐसे ऐसे। सही है। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। छठा यहाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सातवां यहाँ कर दो। अब इसी को जब उसने डायग्राम पे दिखाया, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे उसने वस्तु x की सीमांत उपयोगिता ले रखी है और ये वस्तु x का कंजम्पशन। यहाँ वस्तु y की सीमांत उपयोगिता ले रखी है, यहाँ पे वस्तु y का कंजम्पशन। सही है। अब आगे आ जाओ। वो भी यही पढ़ रहा था। कौन सा? तुम्हारी हिंदी में है और ये मैक्रो है इंग्लिश में है। जो 8:30 बजे बच्चा होता है वो पढ़ता है हिंदी में, इंग्लिश में, इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है। कोशिश है यार, अगर ये चीज़ चल जाती है तो भाई फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर वाले का हाथ है अपने सर पर। जब बोल के आगे बढ़ेंगे अपना, फिर पढ़ाते रहेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये वस्तु एक्स से मिलने वाली, इसका डायग्राम अगर हम दोबारा से खुद से बनाएं तो सुनना ध्यान से, और उसमें दर्शाना चाहिए वो चीज़। वो इसको हटाओ जरा। इसका डायग्राम अगर बनाया जाए, ये एम यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये एम यू वाई को रिप्रेजेंट करेगा। कर दिया। इसको ले लेंगे हम यहाँ, ऐसे आगे पीछे कर दिया। यहाँ ले रहे हम एम यू एक्स, वस्तु एक्स से मिलने वाली संतुष्टि, और यहाँ ले रहे हम एम यू वाई। सही है। और यहाँ हम ले रहे हैं कंजम्पशन। अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, देखो यहाँ से इधर जाएंगे, कंजम्पशन ऑफ एक्स। और अगर इधर से इधर जाएंगे तो ले लेंगे कंजम्पशन ऑफ वाई। ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो डायग्राम दर्शाएगा वो दर्शाएगा, अगर हैंड फ्री बना रहे हो तो ये वस्तु एक्स से मिलने वाली संतुष्टि है,
ये आ गया। और जब इसको इधर से इधर लोगे तो ये वस्तु y से मिलने वाली संतुष्टि है, एम यू वाई। ये जो बिंदु है यहाँ पे एम यू एक्स बराबर क्या होगा, एम यू वाई। और यही वो संतुलन की स्थिति है जहाँ पे एक उपभोक्ता दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करके संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, एक बात और, अगर ये पॉइंट तुम्हारा लाई करेगा इस पे, तो वस्तु x की 4 यूनिट और वस्तु y की कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, 3, जो हमारा एग्जाम्पल था उसके हिसाब से। अब ये क्वेश्चन तुम्हें आराम से 3-4 नंबर का मिलता ही मिलता है, डबल केस कमोडिटी वाला। सही है, लिखना भी है इसके बाद। हाँ जी, क्यों नहीं लिखोगे यार, ये तो रहा। निम्न तथ्यों को उजागर करता है। ये कहता है कि, क्या कहता है, पेंसिल कहाँ गई, उपभोक्ता वस्तु x की 4 इकाई, ठीक है, और वस्तु y की 6 इकाई को उपभोग करके, पागल वागल के, संतुष्टि तभी तो प्राप्त होगी। क्यों भाई, देखिए यहाँ ये होता है, यह तब होता है जब उपभोक्ता वस्तु x की 4 इकाइयाँ और वस्तु y की 3 इकाइयाँ खरीदता है, तब x और y के इस संयोग के अनुरूप ही उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। यहाँ 3 लिख रहा है और यहाँ कंजोड़ में कितना, देखो यहाँ भी गलत लिख रखा है, यहाँ कितना लिख रखा है, 6, और होना कितना चाहिए, 3। ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो उपभोक्ता वस्तु x की 4 इकाई और वस्तु y की कितनी, 3 इकाइयों को उपभोग करता है। एम यू एक्स 4थी इकाई पे एम यू वाई की 3री इकाई पे क्या होगा, इक्वल होगा। संतुलन तब प्राप्त होता है जब एम यू एक्स बराबर एम यू वाई होगा। यह बिंदु ऊपर प्राप्त होता है जहाँ एम यू एक्स और एम यू वाई रेखा एक दूसरे को काटती हैं। वो इसकी बात कर रहा है, हम इसको ओ बोल देंगे। ठीक है, तो जो इसमें हो रहा है ना वही वाली बात तुम्हें यहाँ पर लिखनी है। संक्षेप में दो वस्तु की स्थिति में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपना संतुलन तब प्राप्त करता है जब सीमांत उपयोगिता, मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की स्थिति में, यानी कि जब सम सीमांत उपयोगिता, जब दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ता द्वारा खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो, भले ही उपभोक्ता पर वस्तु x पर खर्चा करे या वस्तु y पर। सही है, यह सम सीमांत उपयोगिता का नियम के नाम से जाना जाता है। आपने 2 प्रकार की वस्तुओं पर पैसा खर्च करा और जब इन पे दोनों पे लास्ट रुपीस खर्च कर रहे हो तो दोनों से मिलने वाली संतुष्टि कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, नहीं तो आप किस में रहोगे, नुकसान में रहोगे। ये सम सीमांत उपयोगिता की परिभाषा पढ़ सकते हो, 1 नंबर के लिए कोई बुरी इसमें नहीं होती। और फिर ये डिफरेंस उन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है कि तुम इसे 3 से 4 नंबर के लिए डिफरेंस को पढ़ सकते हो। एक वस्तु की स्थिति, उपभोक्ता द्वारा वास्तव में प्राप्त 1 रुपये मूल्य के बराबर की सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता के द्वारा निर्दिष्ट मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। यानी कि जब ये सिचुएशन तुम्हें देखने को मिले, मतलब वस्तु x की संतुष्टि डिवाइडेड बाय उसकी कीमत बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, और इसमें क्या होता है, ये 2 केसेस के हिसाब से चलता है। सही है, ये किसके हिसाब से चलेगा, 2 केसेस के हिसाब से चलेगा वो। अब आ जाओ, पर नीचे होगी ब्राइटनेस, ले ब्राइटनेस ही बढ़े, दोनों हो जाएगा ये अब ठीक है। इसका अर्थ केवल यह है कि वास्तविक रूप से प्राप्त 1 रुपये मूल्य के बराबर की सीमांत उपयोगिता यथार्थ रूप में उपभोक्ता के द्वारा अपेक्षित एक मूल्य रूप के बराबर में संतुष्टि के समान होती है। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि वस्तु यदि 1 रुपया खर्च करना चाहता है तो उसको 1 रुपये के हिसाब से कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है वहाँ ही दर्शाया जाता है। और यहाँ क्या होता है कि जब वस्तु 1 रुपया खर्च करता है तो वो 2 अलग अलग वस्तुओं पे खर्च कर रहा है, उनसे जो प्राप्त संतुष्टि है उसको कैसे तोलेगा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है क्योंकि 1 रुपये के मूल्य के बराबर की संतुष्टि का मापदंड है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है क्योंकि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि MUM स्थिर रहे। यहाँ MUM स्थिर रहता है, यहाँ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर रहती है और यहाँ भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, वो नहीं छोड़ती। तो यहाँ भी सेम वही है, यहाँ भी सेम वही है। तो ये सिर्फ पढ़ने लायक है, अगर तुम इसको खाली पढ़ लेते हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, सिलेबस खींच ही रहे हैं तुम्हारा जितना जल्दी खींच सकता है। ओके, 8 चैप्टर माइक्रो का है, 9 चैप्टर
8 चैप्टर माइक्रो के, 9 उसके 17, 10 दिन में पास हो, खाली अभी हाफ एंडिंग में। ओके, एम यू एक्स, अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई, इसका क्या मतलब है? इससे संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, इससे संतुष्टि 10 दिन नहीं है, लास्ट में ही होगा। कोई बात नहीं। अभी से देखो, वस्तु x से मिलने वाली संतुष्टि वस्तु y की मिलने वाली संतुष्टि से ज़्यादा है। जब इससे संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी तो लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और इसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होती चली जाएगी? कम। और जैसे ही इससे संतुष्टि कम होने लग जाएगी, वापस से लोग किसके पास आ जाएंगे? एम यू वाई के, ताकि दोनों का संतुलन क्या रह सके? बना रह सके। तुम इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इन क्वेश्चंस को पढ़ने से इनके बारे में और अच्छा पता चलेगा कि उपभोक्ता का संतुलन प्रभावित होता है जब एम यू एम में वृद्धि हो और पी एक्स स्थिर रहे। ठीक है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है जबकि चाय की कीमत स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की क्या प्रतिक्रिया होगी? सम सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रयोग कीजिए। तो ये दो वस्तुओं के हिसाब से है, सही है, और ये जनरली एक वस्तु के हिसाब से, एक वस्तु। तो जो भी हमने पीछे पढ़ा है ये उनको रिकॉल कराने के लिए कोई बुरा यहाँ पे वो नहीं होगा। ठीक है, फिर लास्ट रहता है ये वाला, उपयोगिता विश्लेषण की आधारभूत सीमा। उपयोगिता विश्लेषण की आधारभूत सीमा इस विश्लेषण के आधारभूत मानने से संबंधित है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो भी हम संतुष्टि प्राप्त होती है उसे गणनावाचक का मतलब होता है नंबर्स में। जब तक हमने लिखे कि पहले आइसक्रीम खाने से, अरे यार सबके अपने अपने काम है लाला। तो गणनावाचक संख्याओं के हिसाब से आप अपनी संतुष्टि को नोट कर सकते हैं। क्या आप एक उपभोक्ता होने के नाते अपनी संतुष्टि को कभी इकाई जैसे 1, 2, 3 आदि के रूप में व्यक्त करते हैं? संभवतः नहीं। संतुष्टि को उच्च या निम्न स्तर के आधार पर क्रम में रखा जा सकता है, अथवा दो वस्तुएं जब एक साथ उपयोग की जाती हैं तो उसके संतुलन की जा सकती है। इकाइयों पे मापना कठिन है। ये बड़ी सही बात कह रहे हैं, ये भी सही है। हम तुम्हें एक चीज़ खिलाएं तो शायद तुम उन्हें नंबर्स दे के उनकी संतुष्टि को नोट कर भी सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें एक साथ दो वस्तुएं खिलाई जाएं, दो वस्तुओं का उपभोग करवाया जाए, तब तुम उनको रैंक दोगे। हम इसको रैंक 1 देंगे, इसको रैंक 2 देंगे, तब उनको नंबर नहीं दोगे। यही तो अगला चैप्टर है। उपयोगिता विश्लेषण की इस सीमा के कारण हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने की इस तकनीक को प्रासंगिकता को चुनौती दी। इसके स्थान पर उन्होंने तटस्थ वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की तकनीक प्रस्तुत की, जो अगले अध्याय में विषय वस्तु है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई खास नहीं है, वो बस ये बता रहा है कि आप संतुष्टि गणनावाचक कैलकुलेट करते हैं, ना कि क्रमवाचक। गणनावाचक जितनी भी सही चीज़ें होती हैं वो सारी, गणनावाचक जितनी भी चीज़ें रखी जाती हैं सामने, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। कभी कभी क्रमवाचक भी काम आता है, तो कहीं कहीं गणना काम आ रहा है, कहीं कहीं पे क्रम काम आ रहा है। ये तो इकोनॉमी ना कभी भी स्टेबल नहीं रहती। आज से 100 साल बाद सारे समीकरण बदल जाएंगे। आज के जो अर्थव्यवस्था के समीकरण हैं वो 100 साल बाद समीकरण कुछ और होंगे। इस प्रकार से ये चीज़ें हमारी चैप्टर को ख़त्म कर देती हैं। और अगले वाले चैप्टर में तुम्हें ये तटस्थ वक्र विश्लेषण यानी कि क्रमवाचक ये पढ़ना, ठीक।